अवेंजर्स एंड गेम एक ऐसी क्रॉसओवर इवेंट जिसने 12 साल की एमसीयू जर्नी को इन्फिनिटी सागा के कंक्लूजन के रूप में एक सेटिस्फाइंग एंडिंग दी। लेकिन इसके 4 साल बाद भी बहुत सारे ऐसे पेंडिंग क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स हमें एक एक करके मिलते जा रहे हैं। बट यहाँ पास्ट की स्टोरी को रेटकन किया जा रहा है। रेटकन या फिर रेट्रोएक्टिव कंटिन्यूटी लिटरेचर की टर्म है, जिसका मतलब होता है करंट शोज या मूवीज के थ्रू पास्ट में हुई इवेंट्स एंड स्टोरी लाइन को चेंज करना, जिसके लिए या तो यूज की जाती है कुछ न्यू डिटेल्स या फिर पुरानी इवेंट्स में हुई चीजों को फेक दिखाकर ऐसा किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए सीक्रेट इन्वेजन से ये रिवील करना कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के बाद ही रोडी को स्क्रल्स ने रिप्लेस कर दिया था। बट जिस बात पे मैं अभी भी भरोसा नहीं करता एंड होप कि एमसीयू ये चीज आर्मर वॉर्स में क्लैरिफाई करेगा, बट ये एक एग्जाम्पल था। तो आखिर एमसीयू के फेज 4 और 5 ने अवेंजर्स एंड गेम की किन किन इवेंट्स को रेटकन किया है वही बताऊंगा मैं इस वीडियो में। ये है मल्टीवर्स सागा के वो 7 चेंजेस जिन्होंने अवेंजर्स एंड गेम की इवेंट्स को ही रेटकन कर दिया। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। नंबर 1, कैप्टन मार्वल ने थैनोस को ओवरपावर कैसे किया। अवेंजर्स एंड गेम की क्लाइमैक्स बैटल एपिक थी, जहां पर सभी सुपर हीरोज को शाइन होने का मौका मिला। लेकिन थैनोस के साथ लास्ट बैटल करते हुए दिखे सिर्फ कुछ मेजर सुपर हीरोज, जिसमें कैप्टन अमेरिका, थॉर, आयरन मैन और उनके साथ आती है कैप्टन मार्वल भी। स्पेशली वो सीन जहाँ थैनोस कैप्टन मार्वल को हेडबट करता है, लेकिन उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब कैप्टन मार्वल को इतना स्ट्रॉन्ग दिखाना उस टाइम क्वेश्चनेबल था, क्योंकि कैप्टन मार्वल की पास्ट स्टोरी में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया गया था उसकी पावर्स के बारे में। एंड गॉन्टलेट की पावर्स से हमने थैनोस को और उसके बाद हल्क को भी ऑलमोस्ट मरते हुए देखा था। तो ऐसे में कैप्टन मार्वल पे जब गॉन्टलेट यूज किया गया तो वो ज्यादा पावरफुल कैसे हो गई? इस चीज का आंसर फाइनली 4 साल बाद हमें द मार्वल्स मूवी में मिलेगा। बट ट्रेलर से ऑलरेडी इसका रीजन क्लियर हो चुका है। स्पेशली वो सीन जहाँ मोनिका एक्सप्लेन करती है कि क्यों वो तीनों सुपर हीरोज एक दूसरे की जगह स्वैप होते जा रहे हैं, जहाँ पर उनकी पावर्स लिंक्ड है लाइट बेस्ड सुपर पावर से। यानी कि कमाला खान लाइट को मैटर में चेंज कर सकती है, मोनिका लाइट को देख सकती है एंड कैप्टन मार्वल लाइट एब्जॉर्ब कर सकती है। अब यहाँ पर लाइट का यूज किया गया है एनर्जी के फॉर्म में, यानी कि कैप्टन मार्वल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है। अब जब हमें ये चीज पता है और हम बैक टू अवेंजर्स एंड गेम जाके वो सीन देखे, तो आप नोटिस कर सकते हैं कि जब थैनोस इन्फिनिटी गॉन्टलेट उस पे यूज कर रहा होता है तो कैप्टन मार्वल और स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि उस टाइम वो इस गॉन्टलेट से लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगती है। लेकिन यहीं पे थैनोस की भी स्मार्टनेस दिखाई गई है, जहाँ वो क्विकली रियलाइज करता है कि पावर स्टोन की वजह से डेनवर्स को और स्ट्रेंथ मिल रही है और वो उसे निकाल के उसे हिट करता है। लेकिन यहीं पे एक प्लॉट होल भी क्रिएट हो जाता है, क्योंकि अगर कैप्टन मार्वल एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकती है तो उसने पावर स्टोन की एनर्जी एब्जॉर्ब क्यों नहीं की? जिसका आंसर शायद ये हो सकता है कि पावर स्टोन की पावर्स उसे एब्जॉर्ब करने के लिए काफी ज्यादा है, यानी कि अगर वो ऐसा कर लेती तो एक चलता फिरता बॉम्ब बन जाती। बट एनीहाउ फेज 5 में जाकर ही एंड गेम के इस क्रिटिकल क्वेश्चन को फाइनली आंसर किया जा रहा है। नंबर 2, मिस मार्वल ने एंड गेम के टाइम ट्रैवलिंग रूल्स को ब्रेक कर दिया। अवेंजर्स एंड गेम में टाइम ट्रैवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट था एंड ऑडियंस को ये क्लियरली समझ आए, इसके लिए कैरेक्टर्स के थ्रू स्मार्ट हेल्प ने ये क्लियरली एक्सप्लेन किया था। जहाँ पर टाइम ट्रैवलिंग का रूल है कि अगर आप ट्रैवल करके पास्ट में जाते हो तो जो भी चेंजेस आप पास्ट में कर रहे हो वो आपका फ्यूचर बन जाता है और आपका करंट प्रेजेंट बन जाता है आपका पास्ट, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। यानी कि बैक टू द फ्यूचर में जो दिखाया गया है कि पास्ट में जाकर चेंजेस करे तो प्रेजेंट टाइम चेंज हो जाता है, वैसा ना होके यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगी मल्टीपल ब्रांचेस। एंड इसी रीजन से अवेंजर्स के टाइम में वापस जाकर थैनोस को मारना सोल्यूशन नहीं था। लेकिन फिर अवेंजर्स एंड गेम के 3 साल बाद मिस मार्वल ने इस टाइम ट्रैवलिंग रूल को ही ब्रेक कर दिया। मिस मार्वल सीरीज के एपिसोड 5 में हमें दिखाया गया कि कमाला खान जाती है टाइम में वापस, ठीक उसी रात जब उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर आयशा गायब हुई थी। यहाँ पे कमाला ही होती है जो आयशा की बेटी यानी कि कमाला की ग्रैंड मदर सना की मदद करती है उसे उसके फादर से मिलाने के लिए, जो कि काफी कंफ्यूजिंग कंसेप्ट था, क्योंकि अगर उसकी ग्रैंड मदर नहीं बचती तो फ्यूचर में जाके कमाला नहीं होती। लेकिन उसकी ग्रैंड मदर को बचाने के लिए कमाला का पैदा होना जरूरी था। यानी कि ये एक तरह से पैराडॉक्स है। लेकिन यहाँ पर कहीं भी ये एक्सप्लेन नहीं किया गया कि इससे कोई ब्रांच रियलिटी क्रिएट हुई या नहीं, जो कि अगेन हो सकता है द मार्वल्स मूवी में क्लियर किया जाए। नंबर 3, ब्लैक विडो मूवी ने नताशा के सैक्रिफाइस को स्पॉइल कर दिया। अवेंजर्स एंड गेम में 3 ओजी कैरेक्टर्स ने रिटायरमेंट ली, जिनमें से 2 को सैक्रिफाइस करना पड़ा। उनमें से एक नताशा रोमानॉफ भी थी, जिसने सोल स्टोन के लिए खुद का सैक्रिफाइस किया। लेकिन इससे पहले मूवी की स्टार्टिंग में ये दिखाया गया था कि कैसे नताशा ब्लिप में खोए अपने दोस्तों की वजह से डिप्रेस थी, जहाँ पर उसका एक डायलॉग जो ट्रेलर्स में भी यूज किया गया है, वहाँ हम उसे ये कहते हुए सुन सकते हैं, I used to have nothing, and then I got this job, this family.
तो इस डायलॉग के हिसाब से उसकी लाइफ में अवेंजर्स से पहले कोई फैमिली नहीं थी एंड अवेंजर्स ही थे जिन्होंने उसे चेंज किया। लेकिन फिर फेज 4 की फर्स्ट मूवी ब्लैक विडो ने नताशा की एक्चुअल फैमिली दिखाई, और वो भी एक मेड अप फैमिली थी रेड रूम की वजह से। लेकिन उसके पेरेंट्स के रूप में रेड गार्डियन यानी कि एलेक्सी शोस्ताकोव और उसकी मदर मेलिना वोत्सोकोव प्लस उसकी सिस्टर येलेना बेलोवा भी इससे काफी क्लोज हो गए थे। एंड इस मूवी के एंडिंग ने ये एस्टेब्लिश किया कि नताशा भी अपनी फैमिली को जेन्युइनली प्यार करती थी। एंड ब्लैक विडो मूवी वाली इवेंट हुई है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के बाद, जो कि एंड गेम से काफी पहले की इवेंट है। एंड ऐसा दिखाना नताशा के एंड गेम वाली फीलिंग्स और सेक्रीफाइस को स्पॉइल